16 जनवरी से देश भर में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण अब नए पड़ाव पर पहुंचा। आज से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का शुरू होगा टीकाकरण। कोविड टीकाकरण के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए भी व्यवस्था शुरू करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक। कृषि उत्पादों के निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी 10,009 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी। और जम्मू कश्मीर में 2021 अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण के लिए आज से होगी शुरुआत। 28 जून से 22 अगस्त तक होगी अमरनाथ यात्रा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। 16 जनवरी से देश भर में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण अब नए पड़ाव पर पहुंच गया है। आज से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण शुरू होगा, यानी अब 45 साल से अधिक आयु के स्वस्थ व्यक्ति को भी वैक्सीन लग सकेगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 टीकाकरण अभियान और इसकी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर विचार विमर्श किया गया। राज्यों से कहा गया है कि वो निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि टीकाकरण क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सके। कोरोना को मात देने में राज्य सरकारें केंद्र के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की कोशिश में जुटी हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तब देश में 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का टीकाकरण भी शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने टीकाकरण अभियान की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देश में टीके की कोई कमी नहीं है और केंद्र राज्यों को आपूर्ति जारी रखेगा। उन्होंने राज्यों से टीके की बर्बादी को 1% पर लाने का जोर दिया। तीसरे चरण में बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया जा सके, इसके लिए राज्यों ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली में कुल जनसंख्या के हिसाब से 45 साल से ज्यादा आयु के 65 लाख लोग हैं, जिसमें 60 साल से आयु के 20 लाख लोग शामिल हैं। जो 60 से ऊपर के 20 लाख हैं वो भी शामिल हैं। तो अब जो एलिजिबल लोग होंगे 45 साल से ऊपर के 65 लाख लोग एलिजिबल हो जाएंगे। कल से वैक्सीनेशन को बड़े स्केल पे स्टार्ट किया जा रहा है और दिल्ली के अंदर 500 सेंटर चल रहे हैं। सभी का टाइम 9 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक कर दिया गया है। कोरोना की रोकथाम में टीकाकरण की सबसे बड़ी भूमिका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6.3 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक लोगों को दी गई है। एक दिन के भीतर 19 लाख से ज्यादा खुराक लोगों तक पहुंची है। बात करें कोरोना के मामलों की तो देश में एक दिन के भीतर 53,480 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जिनका योगदान कुल दर्ज नए मामलों में 94.3% है। इस बीच मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से लगे जिलों में बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य में स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। महाराष्ट्र में भी सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी रोकथाम को लेकर सतर्क है। राज्य के कई जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने के साथ ही नंदुरबार में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। स्थानीय बाजारों, सिनेमा घरों, मॉल, धार्मिक स्थलों सहित गैर जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी। अस्पताल में बिस्तरों की कमी ना रहे, ये चैलेंज हमारे सामने है। मैंने कल भी बैठक में ये कहा था कि सब रिव्यू करके आए कितने अधिकतम बिस्तरों की हम व्यवस्था कर सकते हैं, कोई कमी हम नहीं आने देंगे। उसके लिए जरूरी मैन पावर, जरूरी व्यवस्थाएं, मास्क की सख्ती भी जरूरी है। अपने लोगों में संक्रमण फैलने के लिए कहां हो रही है, कहां नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, जन जागरण जिले में आवश्यक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी मैं रिव्यू भी करूंगा और कुछ जरूरत पड़ी तो फैसले भी करेंगे। लॉकडाउन हम तभी करेंगे जब हमारे पास बेड्स उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है या मेडिसिन की कमियां हैं। अगर आंकड़े बढ़ते गए और खास तौर पर हमें ऐसा महसूस होने लगा है तो फिर उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन आज
हम जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, निर्बंध लगाए हैं, उसको हम और कड़क तरीके से या उसको हम और अच्छी तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तमिलनाडु में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए राज्य में मौजूदा लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जिन राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, उन राज्यों से दिल्ली आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड जांच की जाएगी। जो भी यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा, उसे क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड सरकार ने अपने निवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए अंतर्राज्यीय यात्रा पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अब महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से सड़क, वायु और ट्रेन से आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आने की सलाह दी गई है। कोविड-19 महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आज से लागू हो जाएंगे और 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इन दिशा निर्देशों का मुख्य जोर महामारी की रोकथाम में मिली बड़ी सफलता को और मजबूत करना है। महामारी की रोकथाम में मिली सफलताएं सक्रिय मामलों की संख्या में पिछले 5 महीनों से आ रही लगातार गिरावट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। देश के कुछ भागों में कोविड-19 के मामलों में फिर से तेजी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के ताजा दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के लिए जांच, निगरानी और इलाज पर कड़ाई से अमल करना जरूरी हो गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग कोविड संबंधी एहतियातों का पालन करें। उधर कोविड टीकाकरण करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को टीकाकरण वाले दिन छुट्टी मिलेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों के साथ साथ निजी सेक्टर में भी ऐसी व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर में भी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण के दिन छुट्टी की व्यवस्था करवाई जाए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार का पूरा जोर टीकाकरण पर बढ़ावा देने पर है ताकि संक्रमण को कम किया जा सके। कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1230 कोविड मामले सामने आए हैं। अब तक 5,98,535 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। 8,811 लोगों की मृत्यु हुई है। 67,443 लोगों की कल जांच हुई है। 3 करोड़ से अधिक लोगों की जांच अब तक की जा चुकी है। टीकाकरण और जांच दोनों सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क और निजी अस्पतालों में निश्चित शुल्क के साथ उपलब्ध है। सर्विलांस के माध्यम से टेस्टिंग की गति तेज की गई है। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगा। पहले हम 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन कर रहे थे और 45 से 60 साल के व्यक्ति जो वैक्सीनेशन करवाना चाहते थे तो उन्हीं का हो पाता था जो कि पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो और उसके लिए उनको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना पड़ता था। अब ये जो शर्त थी ये समाप्त कर दी गई है। 45 या उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वो बिना किसी डॉक्टर के प्रमाण पत्र के अपना वैक्सीनेशन कल से करवा सकते हैं। जो भी राजकीय केंद्र हैं जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, सरकारी अस्पताल, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, उन पर वैक्सीन बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। आपका वैक्सीनेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा। अगर आप निजी अस्पतालों में जाते हैं जहां भी वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर आपको 250 रुपए का शुल्क एक डोज के लिए देना पड़ेगा। हमारे प्रदेश में सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, सभी जिला अस्पताल, सभी मंडलीय चिकित्सालय, सभी संयुक्त चिकित्सालय, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण का कार्य करते हैं। इसके अलावा कल से कुछ चुने हुए जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जो कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों को उच्चीकृत करके बनाए गए हैं, वहां पर भी
वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन प्रयागराज ने तैयारी शुरू कर दी है। जनपद में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए गए थे। अब तक 97,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। आज से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी टीकाकरण दिया जाएगा। सरकार के निर्देश पर सरकारी और निजी कोविड चिकित्सालयों को सक्रिय कर दिया गया है। सोलह जनवरी से पूरे देश में भारत सरकार की तरफ से कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन का टीकाकरण का प्रारंभ कर दिया गया है। पहले हेल्थ केयर वर्कर का किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो लोग संक्रमित होते थे, मरीजों के साथ रहते थे, मरीजों के बीच में रहते थे। फिर फ्रंटलाइन वर्कर का किया गया और अब 1 मार्च से 60 साल के ऊपर और 45 साल के ऊपर बीमार लोगों का किया गया, जिसमें करीब 97,000 से अधिक लोगों का प्रयागराज में वैक्सीनेशन हुआ है। अब 1 अप्रैल से जो 45 साल से ऊपर और 60 साल के बीच में केवल बीमार लोगों का हम कर रहे थे, अब 45 साल के ऊपर सभी का वैक्सीनेशन फ्री कर दिया गया है और वो कोई भी आदमी जो 45 साल के ऊपर का है वो अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। कल से 45 साल के अबव सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। कोविड का टीके की 2 डोज लगाई जा रही है। पहली डोज जैसे आज लगी तो दूसरी डोज की गाइडलाइन पहले तो हम लोग 4 हफ्ते के अंतर पे दे रहे थे, परंतु अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और रिसर्च से ये प्रमाणित हुआ है कि अगर 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के अंतर पे दूसरी डोज दी जाए तो टीका ज़्यादा असरदार हो रहा है। कोविड का टीका बिल्कुल सुरक्षित है और असरदार भी है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जितने भी हम हेल्थ केयर वर्कर हैं, मैं और हमारी एएनएम सबने कोविड के टीके की 2 डोज ले चुकी हैं और हमें अभी तक कोई भी ऐसा इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोविड का टीका लगाने के पश्चात भी दूसरी डोज के 14 दिन पश्चात ही सीरो कन्वर्जन या एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, तो हमें मास्क, सैनिटाइजर का यूज, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करते रहना है। मैंने आज अभी टीका लगवाया है और इसका मेरे ऊपर अभी कोई असर नहीं है और मैं ठीक ठाक हूँ और मैं प्रयाग स्टेशन रामप्रिया रोड से आ रही हूँ और मेरा नाम माधुरी उपाध्याय है। मेरा निःशुल्क मतलब इंजेक्शन लगा हुआ है, कोई पैसा वैसा नहीं दिए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में कोकराझार में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कोकराझार में 6 अप्रैल को चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर और हावड़ा के उलुबेरिया में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए लगभग 10,009 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। इसे पीएलआई यानी कि उत्पाद लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत मंजूरी दी गई। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों को करीब 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भारत का खाद्य संस्कृति भी बहुत रिच है, लेकिन भारत का ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है। तो दुनिया में भारत का ब्रांड बने, विदेशी और हमारा निवेश भी ज्यादा हो, उसके साथ साथ एक रोजगार की नई संभावनाएं बहुत तैयार हो और मूल किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। इस योजना को हितधारकों के साथ बातचीत और विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इस योजना में रागी जैसे स्थानीय खाद्य फसलों को भी जोड़ा गया है। एक अनुमान के मुताबिक इस योजना से करीब 2.5 लाख युवाओं को रोजगार का मौका भी मिलेगा। अगले 6 साल की स्कीम है ये, उसमें हम ये 10,900 करोड़ जो इंसेंटिव देंगे, अकेले इससे 2.5 लाख लोगों को अधिक रोजगार के अवसर हमारे युवा युवतियों को मिलेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, एक बार जब इकोसिस्टम फूड प्रोसेसिंग का तेज गति से बढ़ता है तो इंसेंटिव के बाहर भी बहुत लोगों को उत्साह आता है कि वो भी अब इस क्षेत्र में निवेश करें
इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की है और एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन आज देश के किसान समझ गए हैं कि नए कानून उनके लिए सिर्फ एक विकल्प है। किसानों के जो विकल्प आज के दिन उनके पास मौजूद है, जो ऑप्शंस हैं, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए क्या हम कोई और विकल्प दे सकते हैं जिससे किसानों का आमदनी भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े, विशेष तौर पे निवेश हो। देश विदेश की तमाम कंपनियों को भारत में सामान बनाने के लिए आकर्षित करने के मद्देनजर सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरुआत की है। PLI स्कीम के तहत केंद्र सरकार अगले 5 साल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में देश में सामान निर्मित करने वाली कंपनियों और इकाइयों को 1.46 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देने जा रही है। 3 राफेल फाइटर जेट्स की चौथी खेप फ्रांस से भारत पहुंची। भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट में कहा कि 3 राफेल फ्रांस हवाई अड्डे से एक सीधी उड़ान के बाद भारतीय जमीन पर उतरे। इसमें कहा गया कि UAE वायुसेना के टैंकरों द्वारा राफेल की इन फ्लाइट्स में ईंधन भरवाया गया। ट्वीट में कहा गया कि ये दोनों वायुसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों में एक और मील का पत्थर है। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख को 3 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। यह कदम कोरोना महामारी से पैदा हुई मुश्किलों को देखते हुए उठाया गया है। अब आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को प्रदेश में लाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के जेल महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलें पूर्णतया सुरक्षित हैं। जेलों में सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक जजमेंट में यह व्यवस्था दी है कि 14 या 15 दिन के अंदर में मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए इस आदेश के अनुपालन में पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कवायद हो रही है और समय रहते हुए इसमें कार्रवाई होना है, क्योंकि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से आच्छादित है। जहाँ तक जेल तंत्र का सवाल है, ये कहा गया है माननीय न्यायालय के आदेश में कि पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाएगा, तदोपरांत MP-MLA कोर्ट में पेशी के बाद वहाँ के विशेष न्यायाधीश महोदय की अनुमति से अगर उनको कहीं और शिफ्ट करना है तो उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन पहला हमारा जेल तंत्र का काम तब से शुरू होता है जब मुख्तार अंसारी को पुलिस अभिरक्षा या पंजाब पुलिस की अभिरक्षा हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस की अभिरक्षा हो, तो समय तय करेगा और व्यवस्था सरकारें तय करेंगी। हमारा काम शुरू होता है जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल पर ले आया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि इनके स्वास्थ्य की सुविधाएं जेल एडमिनिस्ट्रेशन मुहैया कराएगा। तो हम जो स्वास्थ्य के लिए बात कही गई है, जो भी मानक माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किए हैं, उसका पूरी तरीके से हम अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। और साथ ही साथ जहां तक सुरक्षा के कंसर्न्स के बारे में बात की गई है, तो हमारी यूपी की जेलें बहुत सुरक्षित हैं, हमारे जेल तंत्र बहुत मजबूत है और मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। अयोध्या को सेफ सिटी, धर्म सिटी के साथ साथ आर्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। अयोध्या में हाईवे पर रामनगरी की पौराणिकता की झलक लाने के लिए भी अयोध्या विकास प्राधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया है। हाईवे के दोनों लेन के बीच खाली पड़े स्थान में विविध प्रकार के छायादार के साथ फल फूल वाले पौधे भी रोपित किए जाएंगे। अयोध्या हाईवे के किनारे और बीच में आने वाली खाली पड़ी जगहों पर हरियाली लाई जाएगी। 16 किलोमीटर के बीच में आने वाले अंडरपास की दीवारों पर भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां बनाई जाएंगी। साथ ही 30 स्थानों पर भव्य मूर्तियां लगाने का भी प्रस्ताव है। इस योजना पर काम करने के लिए नेशनल हाईवे ने भी मंजूरी दे दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अयोध्या को निखारने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। उसी के तहत अयोध्या को आर्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। एक 122 किलोमीटर स्ट्रेच से लेकर 137 किलोमीटर स्ट्रेच के बीच में जो अयोध्या में पड़ने वाला हाईवे है, गोरखपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे या हाईवे है, इसके सौंदर्यीकरण की परियोजना थी जो अब NHAI के माध्यम से सैंक्शन हो चुकी है। इस कार्य का जो टेंडर करके और इसके लिए जो चयनित संस्था है उसका भी चयन किया जा चुका है।
चयनित संस्था द्वारा इस पूरे 16 किलोमीटर के स्ट्रेच में 30 स्थानों पर भव्य मूर्ति लगाने का, फव्वारे लगाने का और पूरे जो अंडरपास है विभिन्न शहरों से बाहर से आने वाली जो हमारी सड़कें हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेरणा है उसके अनुसार उसको विकसित करने का, हरियाली बढ़ाने का और वहां से अवैध कब्जे हटाने का ये एक परियोजना है जिस पर कार्य शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और इसमें प्रयास ये किया जा रहा है चूंकि इसमें आर्ट वर्क इन्वॉल्व है तो पूरे अयोध्या को एक आर्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने का भी एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तत्वावधान में जनपद कानपुर नगर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा आत्मनिर्भर चीनी उद्योग विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आजादी का जश्न आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंत्रालय के निर्णय के अनुसार आजादी का उत्साह मनाते हुए 75 सप्ताह तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कानपुर से क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए 10 मई को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से चुनिंदा चीनी उद्योग से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर चीनी उद्योग बनाने के लिए उत्पादकता बढ़ाने के बारे में बताया जाएगा। कोई कार्यक्रम करे, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इसकी एक कड़ी है और हमारे द्वारा भी इन 75 हफ्तों में कोई न कोई कार्यक्रम करने का एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई है जो मंत्रालय को भेजी गई है। और 10 मई 1857 को जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, जो गदर हुआ था, उसमें कानपुर का एक विशेष स्थान रहा है। तो 10 मई को एक कोई बड़ा कार्यक्रम हम यहाँ पे करें, कानपुर में करें और याद करें उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी वजह से हम इस जो है आज़ादी को प्राप्त कर सके और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक और चीज़ जो हम महत्वपूर्ण इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में करेंगे वो ये करेंगे कि चीनी के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने की। जैसे कि आप आज की समय में कभी भी किसी इंटरनेट को देखें और शुगर के ऊपर क्लिक करें तो आएगा कि शुगर इज़ ए वाइट पॉइजन। तो क्या शुगर ही सारी बीमारियों की जड़ है? क्या शुगर से ही वजन बढ़ता है? क्या शुगर से ही डायबिटीज़ होती है? क्या शुगर से ही दांत सड़ते हैं? या क्या शुगर से ही हाइपरटेंशन होता है? इसके बारे में बहुत सारे मिथ और रियलिटी हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसके बारे में भी जागरूक करेंगे कि शुगर इंडस्ट्री का विजन क्या हो, 2030 में इस शुगर इंडस्ट्री का स्वरूप क्या हो। क्या केवल चीनी बनाना ही हमारा काम होना चाहिए या विभिन्न प्रकार की चीनी बनाना होना चाहिए या विभिन्न प्रकार के और दूसरे उत्पाद बनाना हमारा काम होना चाहिए, ताकि हमारी निर्भरता केवल चीनी पे ना रहे और हम दूसरे स्रोतों से भी आय प्राप्त कर सकें। जम्मू कश्मीर में 2021 अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण की शुरुआत आज से होगी। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और येस बैंक की 446 शाखाओं में पंजीकरण होगा। यात्रा 28 जून से शुरू होगी और 22 अगस्त को समाप्त होगी। आम के लिए विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद के बागों में कीटों के प्रकोप के चलते बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बागवान लगातार पेस्टिसाइड के छिड़काव का सहारा ले रहे हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के कीट विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर गुंडपा ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आमों की फसल अच्छी है, जिसमें इस वर्ष भुनगा, रूसी कीट और कटर आम को बौर को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। कटर के लिए इमामैक्टिन बेंजाइट या लैम्डा साइलोथ्रीन 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव किया जा सकता है। इससे आम को इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। पिछले 1 साल से हम बागवानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के चलते हम लोगों की फसल चौपट हो गई थी, धुलाई कराई थी पर कोई इसका नतीजा नहीं निकला था। इस बार फिर फसल अच्छी है, हम लोगों को पैदावार की अच्छी उम्मीद है, मगर जब से बागों में बौर आया, जब से हम लोग स्प्रे करा के थक गए हैं, हर तरीके की दवाई कर रहे हैं, धुला रहे हैं, तब भी कोई रोग कम नहीं पड़ रहे हैं। हमारे बागों में इस समय जो है भुनगा कीट, रूजी का प्रकोप बढ़ गया। हम लोग धुलाई पे धुलाई कराते जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई जो है लाभ नहीं हो रहा है। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि वैज्ञानिकों के द्वारा अच्छी दवा जो है उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो है हम लोगों को जो है इसका लाभ पा सकें। इस समय रूजी और भुनगा दोनों बढ़ रहा है, उनको रोकने के लिए दवा है थायोमेथोक्साम।
थाइमेथोक्साम आपको लगेगा 600 ग्राम पर टैंकर। अगर 2000 लीटर का टैंकर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 600 ग्राम का दवा पड़ेगा। 0.3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको यूज़ करना है। और दूसरा जो है और इसके बाद जो आएगा वो लीफ कटर या लेप्टोप्टेरन कैटरपिलर्स जो सूड़ी कहते हैं वो खाते रहते हैं। उसके लिए बेस्ट दवा जो है वो एमामेक्टिन बेंजोएट है। एमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लैम्डासाइलोथ्रिन, अगर प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है तो लैम्डासाइलोथ्रिन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक टैंकर में 2 लीटर का जो इस्तेमाल कर सकते हैं लैम्डासाइलोथ्रिन का, या आधा किलो जो है ये एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करिए जहां ये सूड़ी का या कैटरपिलर का बहुत ज़्यादा डैमेज है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में होली के द्वीट से फाग उत्सव का प्रारंभ हो जाता है। बुंदेलखंड की लोक विधाओं से सराबोर फाग गायन की ऐतिहासिक परंपरा का लोग निर्वहन करते हैं। ये फाग गायन की परंपरा होली की द्वीट से फाग गायन प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है। गांव देहातों में फाग की टोलियां जगह जगह पर फाग गायन करते हुए दिखाई देती हैं। लोगों का मानना है कि फाग गायन की शुरुआत कृष्ण जी के द्वापर काल से चली आ रही है। दूसरी तरफ फाग गायन उन किसानों के लिए उत्साहप्रद होता है जो किसान मेहनत करके अपनी फसल की बुआई करता है और होली के नजदीक आते ही अपनी उपज को देखकर भाव विभोर होता है। और इस भाव विभोर होने के बाद उसके मुख से जो फाग की लाइनें फूटती हैं वो ढोल मंजीरे की थाप में और भी मनमोहक लगती है। फाग गायन में लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि नृत्य के साथ झूमने लगते हैं। बुंदेलखंड में फाग का जो है एक चलन है और ये जो चलन है वो घर घर ढोलक मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों को लेकर के और लोग घर घर जाते हैं और उत्साह मनाते हैं। गुलाल अबीर आदि जो है प्रयोग में लाया जाता है और साथ में मिष्ठान आदि घर घर जाते हैं, एक दूसरे को मिष्ठान आदि खिला करके और ये त्योहार का आनंद उठाते हैं। मथुरा में प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का आयोजन मुखराई में किया गया। राधा रानी के ननिहाल मुखराई में राधा जी जन्मोत्सव की खुशी में इस नृत्य का आयोजन किया गया। मान्यता के अनुसार राधा जी की नानी मुखरा देवी ने सर पर दीपक जलाकर ये नृत्य किया था, तभी से ये नृत्य किया जा रहा है। देश विदेश के श्रद्धालु इस नृत्य को देखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। पूरे फागुन माह में नंदगांव और बरसाना में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। 31 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सूरत जिले के डिलाट में एक दिन का मौन व्रत रखा। गांधी मार्ग पर पदयात्रियों ने भी पूज्य बापू के नक्शे कदम पर चलते हुए एक दिन का विश्राम रखा और बापू को उनके भजन, संदेश और विचारों के जरिए याद किया। रघुपति राघव, राजा राम, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भजन जो वो हमेशा गाया करते थे, पदयात्रियों ने इसे गाकर बापू को एक बार फिर से याद किया। पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 16 जनवरी से देश भर में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण अब नए पड़ाव पर पहुंचा। आज से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का शुरू होगा टीकाकरण। कोविड टीकाकरण के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए भी ये व्यवस्था शुरू करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक। कृषि उत्पादों के निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी 10,009 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी।
और जम्मू कश्मीर में 2021 अमरनाथ यात्रा के अग्रिम पंजीकरण के लिए आज से होगी शुरुआत। 28 जून से 22 अगस्त तक होगी अमरनाथ यात्रा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।